हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग थर्ड चैप्टर लेके आए हैं, जो बुक है इंडिया आफ्टर गांधी। सो जो लोग पहले से वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि आज हम लोग एक तरह से फोर्थ वीडियो लेके आए हैं, जो रामचंद्र गुहा की जो फेमस बुक है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया में डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये बुक कवर करती है। तो जो नॉलेज गैप है हमारे में, ठीक है, हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, है ना, बीएससी वगैरह करते हैं, लेकिन जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो चीज़ों को हम लोग लॉजिकली कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये जो बुक है ये उस नॉलेज गैप को फिल करने का काम करती है। जो थर्ड चैप्टर है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एप्पल्स इन द बास्केट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्पल्स हैं, जो बात हो रही है वो मेटाफोरिकली जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियंस बनते हैं, फाइनली पार्टीशन होता है इंडिया का और दो डोमिनियंस बनते हैं, उन्हीं के साथ साथ वो तो ब्रिटिश इंडिया से निकल के बने दो डोमिनियंस, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसली स्टेट। तो 500 से भी ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका फ्यूचर क्या है, उसको लेके जो 3 जून का जो प्लान है ना लॉर्ड माउंटबेटन का, उसमें वो उस चीज को टच नहीं करता है। तो वो जो क्वेश्चन है एप्पल्स का बास्केट के अंदर, वो ओपन रहता है। सो इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो क्या उनका स्टेटस होगा न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में, फ्री इंडिया में? क्या वो लोग अपनी मनमर्जी के मालिक होंगे? क्या वो पहले की तरह, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे और उससे पहले जो ये अपने आप में है ना स्वयंभू एक तरह से सॉवरेन स्टेट्स थे, क्या वो फिर से वहीं पे सिचुएशन चली जाएगी, या वो उनका विलय होगा ना, इंटीग्रेशन होगा, जो इंडिया बना है और जो पाकिस्तान बने, ठीक है, उसके अंदर? तो ये बड़ा चैप्टर है, तो इसमें ऑथर ने इसको 7 डिफरेंट सेक्शंस में इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया उन्होंने। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद टुडेज अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम द बुक इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा, सो एप्पल्स इन द बास्केट। ठीक है, तो इसमें दो व्यूज हैं इस सिचुएशन को लेके कि भाई क्या होगा। जो 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 प्रिंसली स्टेट्स हैं, है ना, जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें से तो जो 2/3 ऑफ द टोटल एरिया है उसमें से तो दो डोमिनियन बन गए हैं, उसका हमने पुराने वीडियोस में देखा है, उसका हिसाब हो गया, बट इन प्रिंसली स्टेट्स का क्या? तो इसमें आप देखेंगे कि 1942 में जो स्टेफर्ड क्रिप्स हैं उनका एक व्यू है कि जो इंडियन स्टेट्स हैं दे आर गवर्न्ड बाय ट्रीटीज, है ना, वो जो संधियां हैं जो उन्होंने क्राउन के साथ साइन की हैं वो उससे गवर्न होते हैं। और अगर ये इंडियन स्टेट्स, अगर ये यूनियन इंडियन यूनियन को अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो उसी सिचुएशन में रह जाएंगे जो ट्रीटी संधि, जो पैरामाउंट सी एक्सेप्ट करने से पहले की जो सिचुएशन थी, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र हो जाएंगे। दूसरा व्यू ये कहता है कि कि हम लोग इस चीज़ को और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनसे हम डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते हैं कि भाई हम इन सारे स्टेट्स को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, और एंड नोइंग फुली वेल इन प्रैक्टिस वी शैल नॉट बी अनेबल टू डू सो। और उनको कहीं ना कहीं एक जो यूनियन है, चाहे वो इंडिया को ज्वाइन करें, जो उनका जो नियरेस्ट जो भी डोमिनियन है उसको वो लोग ज्वाइन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बुक है, इसमें जो सेक्शन 1 है ना, सेक्शन 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, जो पहला जो चैप्टर 3 में जो पहला सेक्शन है एक तरह से इंट्रोडक्टरी होता है ना, उसमें उन्होंने जो लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड विवल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन पिक्चर में आते हैं और बहुत ही करिज्मेटिक फिगर है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो उनको ब्रिटेन भेजता है कि जो ये सो कॉल्ड इंडिया क्वेश्चन है इसको पीसफुली रिजॉल्व करें। ठीक है, तो ये 3 जून का प्लान घोषित करते पिछले वीडियो में हमने देखा, और इंडिया का फाइनली पार्टीशन हो जाता है। दो डोमिनियंस बनती हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसमें ये इंडिया के पहले, एक तरह से कह सकते हैं कि लास्ट वाइस रॉय हैं, और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, और पाकिस्तान के केस में मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। तो हम इंडिया की बात करते हैं। तो चैप्टर शुरुआत इस तरीके से होती है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो भी पूरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द इंटीग्रेशन ऑफ जो स्टेट्स हैं, मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, तो उनको, जिसमें कुछ स्टेट बहुत बड़े स्टेट थे, हैदराबाद हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो कुछ तो बहुत बड़े स्टेट्स हैं, दे आर एज बिग एज यूरोप का कोई बड़ा कंट्री हो उसके बराबर का उनका क्षेत्रफल है एक तरह से। और कुछ हैं जो जागीर के फॉर्म में, छोटे छोटे सामंत हैं, जमींदार हैं, नवाब हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें भी हैं। तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसको लेके इन्होंने सेक्शन 1 में मेंशन किया है। और उन्होंने एक और चीज मेंशन की है कि जो
एक और व्यक्ति जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वल्लभ भाई पटेल का नाम हम लोग जानते हैं, वो सबको मालूम है, लेकिन एक और व्यक्ति, एक ब्यूरोक्रेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट जो कि इंडियन सिविल सर्विस से बिलोंग भी नहीं करते थे, जो कि एक छोटे से क्लर्क के पोजीशन में जिन्होंने ज्वाइन किया था ब्यूरोक्रेसी को अंग्रेजों के टाइम में, और अलग अलग वाइस रॉयज के साथ उन्होंने काम किया, और धीरे धीरे ना ही रोज थ्रू दी रैंक्स, नीचे से शुरू किया एज ए क्लर्क, एलडीसी यूडीसी जो क्लर्क होते हैं उसके लेवल से शुरू करते हैं। वीपी मेनन, वीपी मेनन इज ए मलयाली, ना इज ए केरलाइट, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये एडवाइस करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इंडिया के इंटीग्रेशन में जो भी एक तरह से ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन जब भी देना है ना, ट्रबल शूटर के तौर पे काम करना है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वीपी मेनन को भेजेंगे। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी है ना एक बुक भी लिखी है, द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, है ना, एकमात्र बुक जो पूरा जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स का, उस पर एकमात्र बुक है, वो वीपी मेनन की है। इसमें सेक्शन में बताया है। सेकंड जो सेक्शन है, जब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो ऑथर ये कहते हैं कि भाई इंडिया में 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं, और एग्जैक्ट नंबर किसी को भी नहीं पता है। अलग अलग हिस्टोरियंस, कोई कहते हैं 521 हैं, तो कोई कहते हैं 565 हैं, बट इन एनी केस ये तो क्लियर है कि हिंदुस्तान जब बनता है तो उस टाइम में एटलीस्ट 500 छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स हैं, और वो उनकी अलग अलग साइज और अलग अलग इन्फ्लुएंस है ना। कुछ बहुत बड़े स्टेट्स हैं, जैसे मैंने कहा ना आपको, जम्मू और कश्मीर है, हैदराबाद है, ये किसी भी एक बड़े यूरोपियन कंट्री के साइज के स्टेट्स हैं अपने इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, अपने इन टर्म्स ऑफ एरिया। एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे ना प्रिंसली स्टेट हैं जो कि जागीर के फॉर्म में है ना, छोटे छोटे फिफ्डम्स हैं, जो कि कुछ फ्यू विलेजेस, डजन विलेजेस से मिलके बने हैं, ठीक है। तो इन सबको इंटीग्रेट करने का काम एक तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर ये पूरा काम आ जाता है। और इसी सेक्शन में जो ऑथर है वो ये बताते हैं, हिस्टोरिकल इसका कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर किया, मुगल का डिक्लाइन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल करने लगती है ना। दे केम एज ट्रेडर्स और फाइनली वो यहाँ के रूलर्स बन जाते हैं। तो उन्होंने इन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम में, है ना, उनको डराया धमकाया बाय हुक एंड क्रुक। उनके साथ उन्होंने अलग अलग संधियां की, है ना, जो ट्रीटीज होती हैं उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के साथ वो साइन करी, और बदले में ये जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट थे, राजा महाराजा थे, इन्होंने एक तरह से जो सुप्रीमेसी है ना, पैरामाउंटसी है या पैरामाउंट पावर एक्सेप्ट कर लिया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेटर ऑन जो ब्रिटिश क्राउन है उसको। सो लीगली स्पीकिंग अगर हम देखें तो इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको एक तरह से अपने जो भी है ना, नॉमिनली स्पीकिंग या लीगली स्पीकिंग जो पूरा कंट्रोल था अपने टेरिटरी पे, अपनी प्रजा पे, वो तो राजा महाराजाओं के पास रहा, इन नवाबों के पास रहा। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, एक्चुअली में कौन शॉट कॉल कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कॉल कर रही थी, ब्रिटिशर्स है ना कॉल कर रहे थे। तो ये लोग क्या करते थे कि ठीक है ना, कहने को ये आपकी प्रजा है, ये आपका जागीर है, ये आपका है ना राज्य है, ठीक है, बट मिनिस्टर्स हम लोग अपॉइंट करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कहते थे, ब्रिटिशर्स कहते थे। और आपका उत्तराधिकारी क्या होगा? इसमें भी हमारा से होगा ना, आप हर किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो ये इसमें भी हमारा से होगा। और आपके यहाँ हम हमारी फौज मेंटेन करेंगे, हम हमारे एक रेजिडेंट कमिश्नर बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होगा उसमें आपको हमारे रेजिडेंट कमिश्नर को, ब्रिटिशर को कंसल्ट करना पड़ेगा। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी एक तरह से मिलिट्री सपोर्ट है वो हम आपको देंगे। और बदले में ये लोग क्या करते थे, देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ, बदले में एक हैंडसम सम, है ना, बड़ा सा सम ये मनी जो है पूरा ये एक्सट्रैक्ट करते थे, जो भी कंसर्न्ड एक तरह से प्रिंसली स्टेट होता था, ठीक है। और जब देश आजाद होने लगता है और ब्रिटिशर्स का राज है, तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनकी एक छवि है ना, इनकी छवि बहुत ही नेगेटिव है प्रेस के अंदर, ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच में, इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। तो जनरली ये जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको एज रिजर्वर देखा जाता था, एज ए सिंक देखा जाता था, किसका? जितना भी जो कंजर्वेटिज्म है, रिएक्शन है ना, रूढ़िवादिता है, उसका एक तरह से उसको सोर्स मानते थे। और ये मानते थे कि इनमें जो राजा लोग राज करते हैं वो भोग विलासिता में ही डूबे रहते हैं, इनको प्रजा की वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है ना, वेलफेयर स्टेट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी इन राजाओं के लिए, इनके लिए सिर्फ खुद का जो विलास है, भोग विलास, वही एग्जिस्ट करता था। और ये बहुत ही ऑटोक्रेटिक थे,
ना, निरंकुश राजा थे, बहुत ही इनकॉम्पिटेंट थे, ठीक है। तो जनरली ये व्यू है ना लोगों में था इन प्रिंसली स्टेट्स को लेकर। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे महाराजा ऑफ बड़ौदा हैं, महाराजा ऑफ मैसूर हैं, ये कुछ ऐसे है ना स्टेट्स हैं, बड़ौदा, मैसूर और कुछ और स्टेट्स हैं जहाँ पे जो राजा थे वो रियली में अपने सिर्फ है ना भोग विलासिता में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे। दे वर रियली कंसर्न अबाउट कि जो उनकी प्रजा है उनको है ना अच्छी एजुकेशन मिले। तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई है ना बड़ौदा मैसूर ने, उन्होंने कास्ट सिस्टम के इरेडिकेशन पे काम किया, उन्होंने है ना इंडस्ट्रीज शुरू करने की कोशिश करी, नेसेंट इंडस्ट्रीज शुरू करी। इन्होंने, कुछ राजाओं ने क्लासिकल म्यूजिक को एक तरह से जो म्यूजिक है उसको फर्दर प्रोपागेट किया। तो ये कुछ चीजें इन्होंने डिस्कस की हैं बुक में, पार्ट सेकंड में। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इस सेक्शन सेकंड में है ना एप्पल्स इन द बास्केट चैप्टर के सेकंड सेक्शन में बताते हैं कि कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में, है ना, जैसा हम लोगों ने पुराने वीडियोस में देखा 1946 में। तो वो कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के डोमिनियंस की तो बात करता है, कहीं ना कहीं ट्रांसफर ब्रिटिश इंडिया से है ना पावर ट्रांसफर करने की बात करता है। लेकिन स्टेट्स का क्या स्टेटस होगा, है ना, उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा, उनका क्या फ्यूचर होगा एक फ्री इंडिया के अंदर, उसको लेके ये क्वेश्चन है ना एक तरह से इस पे कोई बात नहीं करता, ये क्वेश्चन अनडिसाइडेड रहता है। ऐसे ही जब लॉर्ड माउंटबेटन फाइनली डिसाइड करते हैं 3 जून 1947 को, वो ऑल इंडिया रेडियो पे डिक्लेयर करते हैं कि भाई फाइनली ना चूंकि मुस्लिम लीग वाले भी नहीं मान रहे हैं और वो अलग पाकिस्तान चाहते हैं, तो इंडिया का पार्टीशन होगा और मैं पावर ट्रांसफर कर दूंगा, है ना, आपको वेट नहीं कराऊंगा, मैं अभी अगस्त में पावर ट्रांसफर कर दूंगा। तो उस जो पार्टीशन प्लान को 3 जून के प्लान में भी ये सब बातें करते हैं। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या होगा इसके बारे में फिर कोई भी क्लैरिटी है ना वो ऑफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसली स्टेट्स वाला क्वेश्चन जो है वो एक तरह से है ना हमेशा ओपन में रहेगा, है ना। कुछ राजा महाराज सोचेंगे ओके तो फाइनली हो सकता है हम लोगों को आज़ादी मिल जाए, है ना, हो सकता है हम पहले से जैसे राज करते थे, हम फ्रीडम मिलेगी हमें, हम इंडिपेंडेंट बनेंगे और हमें किसी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के सपने देखने लग जाते हैं कुछ रूलर्स। तो इस किताब में लिखा भी है कि ना कुछ जो राजा महाराजा होते हैं दे बिगेन now to luxuriate in wild dreams of independent power in an India of many partitions। लेकिन ये समय ही बताएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और they will be forced by hook or by crook, by carrot and stick policy, वो उनको फोर्स करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनको ज्वाइन करना पड़ेगा इंडिया को, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। फिर जो सेक्शन थर्ड है इसका, हम जैसे से आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, तो इसमें बात होती है कि भाई 1946-47 में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां पे कांग्रेस का प्रेजेंस तो नहीं है, लेकिन वहां पे प्रजामंडल मूवमेंट्स चल रहे हैं अलग अलग अलग, ठीक है। इन प्रजामंडल मूवमेंट्स की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसका नाम है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। और 1946-47 में इसके जो प्रेसिडेंट हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं, वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि ये जो एक तरह से फ्यूडलिज्म चल रहा था प्रिंसली स्टेट्स में, अपनी मनमानी चल रही थी, अपनी निरंकुशता चल रही थी, है ना, उसके वो सख्त खिलाफ थे, है ना, उसको वो हेट करते थे। और वो जो ये पपेट थे प्रिंस सो कॉल्ड अंग्रेजों के हाथ में, उनको वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, उनकी इंडिपेंडेंस को बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो इसी सब चीजों के चलते हुए जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे दे यूज्ड टू फियर नेहरू, है ना, कि अगर नेहरू अगर पावर में आते हैं तो बहुत बुरा हो सकता है। तो नेहरू इज एन आइडियलिस्ट, है ना, तो वो एक आइडियलिस्ट व्यक्ति हैं, आइडियलिस्ट बातें करते हैं। दूसरे और पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो एक, है ना, हम सब लोग जानते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिस्ट व्यक्ति रहे हैं। उनको ये जिम्मा मिलता है, नेहरू को नहीं मिलता है, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ना मिलके सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जो प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम है, इनका इंटीग्रेशन, इनका विलय, इस चीज को लेके उनको ये पूरा दारोमदार मिलता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो काम, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक तरह से सॉफ्ट तरीके से शुरू करते हैं। एक कहते हैं ना, पहले सामने वाले का दिल जीतना चाहिए, सीधा प्रहार करने की जरूरत नहीं है ना, जहां पे सुई से काम हो जाए वहां पे तलवार की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जैसे उनको ये टास्क मिलता है तो सबसे पहले वो लंच पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, राजा महाराजा हैं, उनको इनवाइट करते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम जो नए भारत का, फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं उसमें आप लोग भी कंट्रीब्यूट करें। और ये कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, आप जो है अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपना जो डेलीगेट है, उसको आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजें, ठीक है। तो उनको कन्विंस करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ जो राजा महाराजा हैं वो समझदार हैं, है ना, वो ये जान गए हैं कि ये जो
वास्को डिगामा वाला जो एरा है ना, जो एशियन हिस्ट्री का जो वास्को डिगामा वाला चैप्टर है जो डिस्कवरी से शुरू होता है, अब वो खत्म हो गया, उसके दिन लद गए हैं। तो अब हमारा ये राजा महाराजाओं वाले शौक अब नहीं चलेंगे और ये टाइम पूरा हो गया है। तो जो समझदार राजा है वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इशारा है ना, समझदार को इशारा काफी है, वो समझ जाते हैं। और जो बीकानेर के जैसे महाराजा हैं वो फटाक से ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन यूनियन को, है ना, अपना अग्रीमेंट दे देते हैं। उनके जो दीवान होते हैं, है ना, फेमस हिस्टोरियन है के.एम. पनिक्कर, वो इसमें, है ना, लीड लेते हैं और जो महाराजा बीकानेर है वो फाइनली, है ना, ज्वाइन कर लेते हैं। और साथ ही वो बाकी के जो राजपूताना में जो दूसरे जो राजपूत रूलर्स हैं और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं बाकी के इंडिया में, उनको भी अपील करते हैं, पब्लिक अपील जारी करते हैं कि भाई आप लोग भी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसमें अपने डेलीगेट भेजें और इंडिया को एक तरह से जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ना, जो विलय की जो संधि है उस पर हस्ताक्षर कर दें, उसके बारे में सोचें, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला जो किंगडम जो ज्वाइन करेगा, किताब में लिखा हुआ है, सबसे पहला जो किंगडम ज्वाइन करेगा इंडिया को, वो जो है वो होगा आपका स्टेट ऑफ बड़ौदा। वो फरवरी 1947 में ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक तरह से ज्वाइन कर लेगा। ओके, फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और तो हम देखते हैं कि 27 जून 1947 को, है ना, एक इस पूरे टास्क को एक फॉर्मल रूप देने के लिए, है ना, स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, जो एक पुराना जो डिपार्टमेंट होता है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, उसको रिप्लेस करके सरकार जो है, जो नई गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट है, वो एक नया डिपार्टमेंट बनाती है जिसको कहते हैं स्टेट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पुराना वाला जो ओल्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट होता है वो थोड़ा सा एंटी इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं और एक नया स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाते हैं जो पूरा जो इंटीग्रेशन है इन स्टेट्स का, है ना, उसको वो लुक आफ्टर करेगा। और इसके जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं ऑब्वियसली वो कौन बनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। और इसमें उनको असिस्ट करने के लिए जो उनको एक हेल्पिंग हैंड मिलता है, वो जैसा मैंने बताया ना, फेमस जो ब्यूरोक्रेट है वीपी मेनन। सो वीपी मेनन को ये उनको हेल्प करते हैं। और मैं आपको वीपी मेनन के बारे में बताना चाहूंगा कि वीपी मेनन इज ए वेरी इंटरेस्टिंग फिगर, है ना। कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं ना, आपको लगता है कि भी मेरा काम तो बहुत छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीपी मेनन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इंडियन सिविल सर्विस, जो हेवन बॉन्ड सर्विस है, उससे नहीं आते हैं। वो एक क्लर्क के लेवल पे ज्वाइन करते हैं ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है इंडिया में उसको, और नीचे से शुरू करते हैं ना, एक पायदान से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे, और वो नीचे से राइज करते हुए सेक्रेटरी और इंपॉर्टेंट अहदों पे वो पहुंचते हैं। इसी वजह से चूंकि वो इंडियन सिविल सर्विस से नहीं आए हैं वो, तो जो बाकी के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो उनको बड़ी है ना ऐसी निगाह से देखते हैं, कंटेम्प्ट के साथ देखते हैं, और वो क्या कहते हैं कि ये जो मेनन है इनको क्या है, ये बाबू मेनन है ना, ये बाबू के लेवल से आए, तो बाबू मेनन उनको कहते हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो एक तरह से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमेशा हमेशा के लिए। और इनकी खास बात ये वीपी मेनन की जो है वो क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल के एडवाइजर बनते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने जितने भी वाइस रॉयज रहे इंडिया में, उन्होंने जैसे जैसे इंडियंस को, है ना, रिफॉर्म्स किए, उन रिफॉर्म्स का ड्राफ्टिंग करना, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर उनका एक्ट करना, वो इन्होंने किया होता। तो उनको पूरा एक लेंथ ऑफ सर्विस उनके साथ है, एक्सपीरियंस है अलग अलग वाइस रॉयज के साथ काम करने का। फिर उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ काम किया, जो लास्ट गवर्नर जनरल है इंडिया के, वाइस रॉय हैं और फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं। और फिर वो किसको हेल्प कर रहे हैं, उनके जो नए बॉस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो एक तरह से ब्रिज का काम भी करते हैं किसके बीच में, लॉर्ड माउंटबेटन जो उनके ओल्ड बॉस है और जो नए बॉस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में। तो ये कुछ उनकी खास चीज है वीपी मेनन की। और वे किताब भी लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, है ना, एकमात्र जो अथॉरिटेटिव एक बुक है जो ये बताती है कि कैसे इंडिया का विलय हुआ, है ना, इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको, है ना, नॉलेज ऑफर करती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई वीपी मेनन के बारे में। इसी में बुक जब आगे बढ़ती है तो जो कांग्रेस में जो त्रिमूर्ति हैं, है ना, कांग्रेस की त्रिमूर्ति कौन है, गांधी, महात्मा गांधी हैं, पंडित नेहरू हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो ये रिक्वेस्ट करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है, वो ये कहते हैं कि भाई आप हमें सपोर्ट करें प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि यू आर ऑल्सो रॉयल ब्लड ना, यू आर ऑल्सो फ्रॉम ए रॉयल लीनिएज, है ना, आप भी राजशाही परिवार से आते हैं। तो हो सकता है हमें तो वो मिडिल क्लास समझते हैं, हमें तो तुच्छ प्राणी समझते हैं, पॉलिटिशियन समझते हैं, लॉयर समझते हैं, लेकिन आप एक रॉयल ब्लड से आते हैं, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सिंबॉलिकली आप ही उनको बेटर कन्विंस कर पाएंगे। तो ये जो ट्रिनिटी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, गांधी, पटेल, नेहरू, ये लॉर्ड माउंटबेटन को कन्विंस करते हैं कि भाई आप हमें प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में हेल्प करें, हमारा को पूरा सपोर्ट करें, जिससे कि जो बाल्कनाइजेशन है इंडिया का वो नहीं हो। तो बाल्कनाइजेशन मतलब
डिसइंटीग्रेशन नहीं हो इंडियन पेनिनसुला का नंबर ऑफ छोटे छोटे स्टेट्स में जो कि आपस में लड़ते रहें, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे इंपॉर्टेंट काम वो क्या करेंगे कि 25 जुलाई 1947 को वो एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की मीटिंग रखेंगे, ठीक है। और उसमें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में लॉर्ड माउंटबेटन एक स्पीच देंगे कि भाई देखो ऐसा बात है कि अब टाइम लद गए हैं और जो भी गवर्नमेंट, या तो पाकिस्तान ज्वाइन करो या आप इंडिया ज्वाइन करो, जो भी आपके क्लोजेस्ट है आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये जो आपके ख्वाब हैं कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद से हम फिर से आजाद हो जाएंगे, ये सिर्फ ख्वाब है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो आपके लिए बेटर ये होगा कि आप इंडिया या पाकिस्तान जो भी क्लोजेस्ट डोमिनियन है उसको आप ज्वाइन कर लें, और ऐसा आप जो ट्रांसफर ऑफ पावर है 15 अगस्त को उससे पहले पहले कर लें। तो ये जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से ये जब संदेश जाता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अंदर, तो ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, बारिंग अ फ्यू स्टेट्स, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स फॉल इन लाइन, और वो फटाक से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ना, जो विलय की संधि है उस पर वो लोग एक के बाद एक के बाद एक साइन करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया लॉर्ड माउंटबेटन ने इसके अंदर, ठीक है। तो दे ऑल, इसमें लिखा भी हुआ है कि ना बाय 15 अगस्त वर्चुअली ऑल द स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स हैड साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और 15 अगस्त आता है और ब्रिटिशर्स चले जाते हैं। जैसे ही ब्रिटिशर्स जाते हैं तो कांग्रेस ने जो उनको प्रॉमिस किया होता है ना कि 3 सब्जेक्ट जो हैं, है ना, जो आपका एक्सटर्नल अफेयर हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका जो डिफेंस हो गया, उसको छोड़ के, है ना, बाकी सब चीजों में आप इंडिपेंडेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दो, हमें तो 3 सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, उसमें आप हमारे साथ बचो, बाकी आप चाहे जो करो। लेकिन जैसे ही अंग्रेज जाते हैं इंडिया से 15 अगस्त के बाद, कांग्रेस अपने वादे पे ऑब्वियसली, है ना, उस पर वो वापस बैक ट्रैक कर लेती है और वो कहते हैं कि नहीं, है ना, सिर्फ एक्सेशन नहीं चलेगा, हमें तो इंटीग्रेशन चाहिए। अब आप ऐसा करो, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि अब आप हमसे विलय कर लो पूरा, है ना, तो सिर्फ एक्सेशन से काम नहीं चलेगा, अब हमें चाहिए इंटीग्रेशन। और इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो जो लोग होते हैं, प्रजामंडल होते हैं ना, उनको बोलते हैं आप मूवमेंट करो इन राजाओं के खिलाफ, और वो लोग मूवमेंट करते हैं और राजा बेचारे दबाव में आके फाइनली इंडिया जो है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो लोग डर से मान जाए, कुछ एक को, ठीक है आप राजा हो तो आपको क्या करेंगे, हम आपको नया टाइटल देंगे, है ना, आपको राज प्रमुख बना देंगे, आपको गवर्नर बना देंगे, आपकी जो प्रोविंस है, आपका जो स्टेट है वहां का, ठीक है, हम आपको एक एनुअल अलाउंस देंगे हमेशा हमेशा के लिए, इन परपेचुइटी, है ना, आपको प्रीवी पर्सेस ऑफर करेंगे, ठीक है, जिसको इंदिरा गांधी बाद में आके खत्म करेंगे। तो प्रीवी पर्सेस देंगे हम आपको, है ना, एक अलाउंस देंगे आपको, ईयरली पेंशन देंगे और आपको बड़े बड़े टाइटल्स देंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां पे राजा नहीं मानते थे तो फाइनल एक मीटिंग करा देते थे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन खुद क्या है, वो भी एक राजशाही परिवार से आते हैं, तो उनकी वैल्यू ज्यादा है। तो नीचे में कन्विंस कौन कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कन्विंस कर रहे हैं, वीपी मेनन पूरे दिन इधर से उधर ट्रेवल कर रहे हैं ऑल ऑफ इंडिया में, और एक एक स्टेट को जाके कन्विंस कर रहे हैं, उनको इंडिया में मर्जर करा रहे हैं। और साथ में जो फाइनल टच है वहां पे जो सिंबोलिज्म की जहां पे बात आती है, वहां पे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वो मीटिंग कराते थे, और वो फाइनल जो डील है, मेक देम साइन ऑन द डॉटेड लाइन, वो लॉर्ड माउंटबेटन उसको कराते थे, ठीक है। तो इसके बदले में जो रूलर्स हैं उनका लैंड अगर लिया, जो नया जो गवर्नमेंट है इंडिया की, तो बदले में उनको प्रीवी पर्सेस दिया गया, उनको ये भी कहा गया कि भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको, है ना, नए टाइटल्स देंगे, ठीक है, आप अपने बेटे को भी पास कर पाओगे, तो आप बिल्कुल भी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी है वो आपका इंटैक्ट रहेंगी, आपकी जो चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमने धीरे 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 जो इनके जो पूरे जो राजा महाराजा हैं उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया में मिला लेते हैं। इसी में ही वो एक डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी भी यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ जैसे प्रिंसेस को अपने साथ ले आए तो एक तरह से 2 गुट में बढ़ गए प्रिंसेस, तो बाकी पे भी फिर दबाव पड़ता है कि भाई आप भी बाकी लोगों के साथ हमारे साथ विलय कर लीजिए, और, है ना, आपको नए टाइटल्स देंगे और वगैरह वगैरह जो बातें हो रही है। तो विद इन, इस बुक में लिखा हुआ है, विद इन 2 साल, है ना, विद इन पीरियड 2 ईयर्स 500 से भी ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, महाराजा हैं, नवाब हैं, है ना, जागीरदार हैं, वो फाइनली इंडिया में मिल जाते हैं, और उनकी जगह पे 500 प्लस जो प्रिंसली स्टेट्स की जगह पे 14 स्टेट्स का क्रिएशन होता है नए भारत के अंदर। तो 500 किस में रिड्यूस हो जाते हैं, वो सब लोग इंटीग्रेट हो जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है, उनके प्लेस में क्या बनता है, 14 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या स्टेट्स बनते हैं नए इंडिया के अंदर। तो ये एक, है ना, बहुत ही बड़ा टास्क है ना, बहुत ही फोरसाइट वाला टास्क है, हार्डवर्क वाला टास्क है, और ये अचीव कर पाते हैं। तो ये
हम पहुंच गए एप्पल्स इन द बास्केट के 3 हमने सेक्शंस कवर कर लिए। अब हम, ये तो हो गया एक बर्ड्स आई व्यू। अब हम पर्टिकुलर स्टेट्स में देखेंगे, है ना, उनमें क्या हो रहा है ना, हाउ दे आर बिहेविंग, कैसे उनका हम लोग विलय इंश्योर कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो आनाकानी करेंगे, जो बड़े स्टेट्स हैं, है ना, वो उनके हमेशा डिस्प्यूट रहेंगे। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो 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 लास्ट डेट है 15 अगस्त, उसके बाद भी वो लोग, है ना, अग्री नहीं करते कि हम लोग इंडिया को ज्वाइन करेंगे। तो उनके लिए क्या टैक्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी अपनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी टीम के द्वारा, वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 4 के अंदर बात हो रही है सबसे पहले 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो बड़े स्टेट्स हैं और उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के इंडिया के लिए। और फिर भी, है ना, उनको उन पे प्रेशर डाल के त्रावणकोर, भोपाल और जोधपुर है, फाइनली 15 अगस्त से पहले पहले उनको मना लेते हैं। इसके अलावा 3 और स्टेट हैं जिन्होंने बहुत प्रॉब्लम किया, बड़े स्टेट्स हैं, और वो पोस्ट 15 अगस्त इंडिया में उनका विलय होता है, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड हैदराबाद। तो ये 6 स्टेट्स की स्टोरी है इसके अंदर। अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो 3 स्टेट्स उनसे शुरू करते हैं जिन्होंने बहुत प्रॉब्लम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन के लिए, और उनको कन्विंस करने में बहुत जोर आया, लेकिन वो फाइनली अग्री कर जाते हैं। 15 अगस्त से पहले वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर देते हैं। तो उसमें 3 स्टेट है, त्रावणकोर, भोपाल एंड जोधपुर। तो त्रावणकोर की हम लोग बात करें, त्रावणकोर हमें मालूम है केरला की बात हो रही है, तो सदर्न टिप पे ये स्टेट है, इसका अपना अपने कोस्ट लाइन है ना, कोस्ट लाइन है, तो वहाँ पे सैंड भी है उनके कोस्ट लाइन पे, और वो सैंड किस में रिच है, मोनेजाइट के रिच है, और वो कहीं ना कहीं यूरेनियम में काम आता है। ठीक है, तो त्रावणकोर पहला ऐसा प्रिंसली स्टेट था ना जिसने चैलेंज किया कांग्रेस को कि आप कौन होते हो, है ना, आप कौन होते हो कि हम आपके सामने अपने, है ना, कदम आपके सामने नील डाउन करें। तो इट वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू क्वेश्चन द राइट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू सक्सीड ब्रिटिश। भाई आप अपने आप को उत्तराधिकारी कैसे कह रहे हो ब्रिटिशर्स के, हम तो नहीं मानते, हम आपसे कोई लेना देना नहीं है। ब्रिटिशर्स गए, हमारा जो पैरामाउंट सी, जो उनके साथ पैरामाउंट का जो हमने ट्रीटी साइन किया था, उनको पैरामाउंट सुप्रीम पावर मानते थे, वो खत्म हो गया। अब हम अपने हिसाब से राज करेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट है ना, हमारे पास सब कुछ है, ओके, और हम इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पहला स्टेट था जिसने एक तरह से कांग्रेस को चैलेंज किया और इंडिपेंडेंस का ख्वाब देखा और बाकी लोगों को भी भड़काया। ठीक है, सबसे खास बात क्या त्रावणकोर की कि ये, इसकी जो पॉपुलेशन थी बहुत ही, वन ऑफ द मोस्ट हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन थी इंडिया के अंदर, बड़ी आश्चर्य की बात है। दूसरा, इसके पास जो सैंड है कोस्ट लाइन पे, वो रिच इन मोनेजाइट है, और मोनेजाइट इज ए सोर्स ऑफ यूरेनियम, और यूरेनियम का सिग्निफिकेंस जैसे जैसे कोल्ड वॉर आ रहा था वैसे वैसे एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था। तो उसका एक तरह से स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी बढ़ जाता है किसका, त्रावणकोर का। ठीक है, बिकॉज इट हैज गॉट रिजर्व्स ऑफ मोनेजाइट व्हिच इज अ सोर्स ऑफ यूरेनियम टू फॉर मेकिंग एटम बॉम्ब्स। इसके जो दीवान थे, है ना, दीवान जो एक टर्म यूज करते हैं प्रिंसली स्टेट के केस में, प्राइम मिनिस्टर को दीवान कहते हैं। ठीक है, राजा है, राजा अपने उसको तो, है ना, भोग विलासिता से ही फुर्सत नहीं है, तो वो अपने एक ब्यूरोक्रेट रखता था, एक दीवान रखता था, एक प्राइम मिनिस्टर रखता था। ठीक है, समबडी वेरी लर्नेड व्यक्ति, तो उनके केस में थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर। ठीक है, तो ये जो दीवान होते थे, ये क्या है, प्रैक्टिकली दे वर द एक्चुअल रूलर्स, है ना, नॉमिनली कोई और है, डी जुर कोई और है, लेकिन डी फैक्टो, है ना, ये दीवान लोग रूल करते थे ना, दे यूज्ड टू कॉल द शॉट्स। राजा को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है प्रजा के साथ या राज्य में क्या हो रहा है। ठीक है, तो दीवान जो थे यहाँ पे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस टाइम में, वो थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर, हु वाज द डिफेक्टो रूलर। और ये चाहते थे कि जो हमारा त्रावणकोर है वो ना तो इंडिया में मिले ना पाकिस्तान में मिले, हम हमारा इंडिपेंडेंट बन जाएं ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। तो इंडिपेंडेंस, और इनका ये मानना था कि भाई हमने जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1795 में ट्रीटी साइन करी थी, उससे पहले जो पोजीशन थी हम उसी पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, इवन इनको इस तरह के, है ना, मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाले कुछ ब्रिटिश पॉलिटिशियंस जो थे, लंदन में पॉलिटिशियंस थे, वो भी रेस्पॉन्सिबल थे। उनका ये मानना था कि त्रावणकोर जो है उसका बहुत ही स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि उसके यहाँ पे जो सैंड है वो मोनेजाइट सैंड है, और उससे यूरेनियम मिलता है, और यूरेनियम मिलता है तो कहीं ना कहीं वो कोल्ड वार जो शुरू होने वाला है अभी वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में और सोवियत यूनियन के बीच में, से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो एटलीस्ट उसको फॉर द टाइम बीइंग, कम से कम अगर परमानेंट नहीं तो हम त्रावणकोर को एक इंडिपेंडेंस इंश्योर करें, है ना, उसको भारत में मिलने से रोकें, क्योंकि हमारे फायदे में है। ठीक है, सो बट जो वीपी मेनन है ना, जो एक तरह से हैंड है, आपके राइट हैंड है किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं सीपी रामास्वामी अय्यर को कि भाई ऐसा है, आप विलय की जो संधि है बाकी लोगों ने साइन कर दिया है, अब आप भी साइन कर दो, आपके ये हित में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दो।
बट वो सुनते नहीं है ना, वो सपने देख रहे हैं आजादी के। तो क्या होता है, पब्लिक भड़की हुई है, प्रजामंडल के मूवमेंट चल रहे हैं, तो एक मेंबर होते हैं केरला सोशलिस्ट पार्टी के, जब सीपी रामास्वामी अय्यर है ना म्यूजिक कॉन्सर्ट में जा रहे होते हैं, और वो जब जा रहे होते हैं तो उनपे ये एक व्यक्ति अटैक कर देता है केरला सोशलिस्ट पार्टी का, और नाइफ वगैरह चला जाता है चेहरे पे, है ना, खरोंच वगैरह लग जाती है। तो जब उनको है ना अपने सामने यमराज दिखते हैं, तब उनको रियलाइज होता है कि मैटर बहुत सीरियस है ना, हम मजाक नहीं कर सकते, ये इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, नहीं, ये ऑप्शन नहीं। वो एडवाइस करते हैं त्रावणकोर के कि भाई भला इसी में है कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दें, आप इंडिया के साथ मर्ज हो जाएं। और फाइनली 30 जुलाई 1947 को जो महाराजा त्रावणकोर के, वो फाइनली अपना जो यस है वो ईमेल कर देते, तो ईमेल तो नहीं था उस टाइम में, लेकिन टेलीग्राम कर देते हैं किसको, वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन को, कि यस हम लोग इंडिया में मिलना चाहते हैं। तो ऐसे तो चैप्टर पटाक शेप होता है त्रावणकोर का। फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम कर रहे होते हैं वो होते हैं भोपाल के नवाब, है ना, तो भोपाल वाले भी बहुत प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो जो सेकंड स्टेट है ना त्रावणकोर के बाद, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो भोपाल। ठीक है, तो भोपाल अग्री नहीं करता है, वो भी सोचते हैं कि हम लोग हमारा इंडिपेंडेंट बन जाएंगे प्रिंसली स्टेट। और भोपाल की खास बात यह है कि यहाँ पे जो रूलर है वो तो मुस्लिम है, लेकिन जो पॉपुलेशन है, मेजोरिटी पॉपुलेशन, वो हिंदू है। तो जहां पे ये प्रॉब्लम आती है, जैसे हैदराबाद में आई, तो वहां पे इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जनता है वो तो इंडिया में मिलना चाहती है क्योंकि मेजोरिटी हिंदू है, लेकिन जो रूलर है वो मुस्लिम है, उसके कहीं ना कहीं टाइज होंगे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, कहीं ना कहीं उसको मुस्लिम लीग वाले भड़काएंगे। ठीक है, तो ये निगोसिएशन थोड़ी सी लंबी खींचेंगी। तो इसके केस में भी यही होता है, जो रूलर है, वो जो नवाब है भोपाल के, वो मुस्लिम है, पॉपुलेशन जो मेजोरिटी है वो हिंदू है, और वो बहुत ही बिटर ओपोनेंट है ना कांग्रेस के, जो नवाब है भोपाल के, और वो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के ऑब्वियसली बहुत ही क्लोज हैं। ठीक है, साथ ही आप चांस की बात देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन का इंडिया में आना हुआ, वाइस रॉय बनना हुआ, और ये पता चलता है कि जो भोपाल के नवाब है वो पिछले 25 साल से पोलो खेलते हैं ना, पोलो के बड़ी हैं, उनके ओल्ड पोलो प्लेइंग बड़ी हैं लॉर्ड माउंटबेटन और भोपाल के नवाब। तो उनको लगता है कि ठीक है ना, अब तो मेरा बंदा आ गया, तो अब हमारा टाइम आ गया है, तो अब मैं चीजें फिक्स कर लूंगा। लेकिन है ना, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, एक वो चेंबर ऑफ प्रिंसेस में मीटिंग बुलाते हैं और उनको वॉर्न करते हैं कि आप इंडिया में मिल जाओ, तो ये बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, और इनको अपने ओल्ड पोलो प्लेइंग बडी लॉर्ड माउंटबेटन से भोपाल के नवाब को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, और वो बहुत सारे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा ना, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। बट अल्टीमेटली है ना, उनको भी इंडिया को ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात मान के वो भी इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर देते हैं 15 अगस्त से पहले। तीसरा जो स्टेट है जो बहुत ट्रबल सम प्रूव होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, वो है जोधपुर। ठीक है, तो जोधपुर हिंदू राजा, हिंदू पॉपुलेशन, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया के बॉर्डर पे है, कहीं ना कहीं है ना, वो लोगों की बातों में आ जाते हैं और जिन्ना की बातों में आ जाते हैं, और जिन्ना उनको एक ऐसे ना ब्लैंक शीट दे देते हैं, ये लीजिए महाराज, इस पे आपको जो कंडीशंस बनना है ना, आपको जो चाहिए, आपको आर्म एम्यूनिशन चाहिए, आपको ग्रेन्स चाहिए, आपको कराची से रास्ता चाहिए, हम सब देंगे आपको, है ना, आपको आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इंडिया में मिलने की जरूरत नहीं है। तो जिन्ना उनको कहीं मिसलीड कर देते हैं तो एक ब्लैंक शीट देख के। लेकिन जो के एम पनिक्कर होते हैं ना, वो जो दीवान है बीकानेर के, वो उनको कन्विंस कर लेते हैं कि भाई है ना, इस तरह का कोई चीज मत करो आप। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कन्वे कर देते हैं कि वो इस तरह के उल्टे सीधे सपने देख रहे हैं। तो सरदार वल्लभ पटेल को पता चल जाता है और वो उनको कन्विंस कर लेते हैं, और लास्ट में वो थोड़ा सा नाटक करते हैं। जब साइन करने की बात आती है तो एक तरह का ना थिएट्रिकल शो करते हैं। वो लॉर्ड माउंटबेटन का जो सेक्रेटरी होता है उसके कनपट्टी पे बंदूक तान देते हैं कि भाई मैं है ना आपके कहने से कोई साइन वाइन नहीं करूंगा, लेकिन फिर उनको कूल डाउन करते हैं और फाइनली वो भी साइन कर देते हैं ऑन दी डॉटेड लाइन। तो तीनों स्टेट जो ट्रबल करते हैं, त्रावणकोर, भोपाल और जोधपुर, वो 15 अगस्त से पहले पहले है ना जी हाँ ना करके फाइनली कन्विंस हो जाते हैं और इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर देते हैं। अब तीन ऐसे स्टेट हैं, उनकी बात करते हैं, जो बड़े स्टेट हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, लेकिन वो 15 अगस्त तक नहीं मानते सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी टीम से, और वो बहुत ही मतलब फोर्स लगता है, कहीं ना कहीं मिलिट्री भेजनी पड़ती है, कन्विंसिंग करना पड़ता है। तो वो तीनों स्टेट्स की बात कर लेते हैं। पहला है जूनागढ़, फिर है आपका हैदराबाद, और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे चलते हैं। सो इसमें बात करें तो पहले हम जूनागढ़ की बात कर लेते हैं। सो जूनागढ़ जो है वो भी सेम चीज है। वहां पे जो रूलर है वो नवाब जो है वो मुस्लिम है,
और जो पॉपुलेशन है वहाँ की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं हिंदू है। तो मुस्लिम रूलर का रिलीजन अलग है, जैसे JNK में है ना, वहाँ पे रूलर हिंदू है और जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, तो वही टसल शुरू हो गई। तो JNK का जस्ट ऑपोजिट है आपका जूनागढ़, ठीक है। तो जूनागढ़ में JNK में हिंदू रूलर है, पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो जूनागढ़ में पॉपुलेशन रूलर मुस्लिम है, नवाब है, और जो पॉपुलेशन 82% पॉपुलेशन वो हिंदू है, ठीक है। और सेम ही चीज हैदराबाद में, वहां पे भी जो रूलर है वो मुस्लिम है, निजाम है, और पॉपुलेशन वहां पे हिंदू है। तो जो रूलर है, जब ये बात चल रही होती है इंटीग्रेशन की विलय की 1947 में, तो वहाँ के जो नवाब हैं आपके जूनागढ़ के, वो है मोहब्बत खान। तो मोहब्बत खान के बारे में आपने सुना होगा, है ना, ही लाइक्स डॉग्स वेरी मच, है ना, उनके पास बहुत सारे कुत्ते होते हैं, वो अपने कुत्तों की शादी करते हैं, पार्टी करते हैं, है ना, उनकी शादी पे छुट्टी करते हैं, तो इस तरह से उनको पैशन होता है डॉग्स के लिए। सो एक बार उनके जो 2 कुत्ते होते हैं उनकी शादी हुई होती है, कि उन्होंने मीटिंग किया होता है, तो उस पर वो पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर देते हैं जूनागढ़ में, और 3 लाख रुपए भी उड़ा देते हैं। 3 लाख रुपए उस जमाने में उड़ाना इज ए वेरी वेरी बिग सम, है ना, कुत्तों की शादी पे, ठीक है। तो ये कुछ उनकी एक्सेंट्रिसिटीज हैं। सो जब जो नवाब हैं जूनागढ़ के, जब वो यूरोप में छुट्टियां मना रहे होते हैं मोहब्बत खान, तो उस टाइम जो उनके जो दीवान है ना, उसको रिप्लेस कर देते हैं, और उसको रिप्लेस करके उनकी जगह पे आ जाता है सर शाहनवाज भुट्टो। ये वही भुट्टो फैमिली है जो आपने सुना होगा, बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, है ना, फेमस भुट्टोज हैं ये। तो जो उनके एग्जिस्टिंग नवाब है, उनकी कुर्सी पे कौन आके बैठ जाते हैं? सर शाहनवाज भुट्टो, जो कि जिन्ना के बहुत करीब हैं और मुस्लिम लीग के बहुत करीब हैं। तो वो वैसे डिसीजंस लेते हैं जो थोड़ा सा कांग्रेस को प्रॉब्लम में डालने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो नवाब को एडवाइस करते हैं कि भाई आप इंडिया की जो यूनियन है उससे बाहर रहें, उसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 14 अगस्त जैसे जैसे आती है, जिस दिन अंग्रेज ट्रांसफर करते हैं पावर का इंडिया को और पाकिस्तान को, उस दिन जूनागढ़, है ना, सर शाहनवाज भुट्टो जो उनके दीवान है, उसकी एडवाइस पे वो अपनी इंडिपेंडेंस, वो एक तरह से, सॉरी इंडिपेंडेंस नहीं, बट वो ये डिक्लेयर करते थे हम लोग पाकिस्तान में मिलेंगे, है ना, वी विल मर्ज और वी विल ज्वाइन पाकिस्तान। अभी बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है, लीगली इट इज योर कॉल, है ना, आप पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन बड़ी अजीब विचित्र बात है कि पाकिस्तान किसके लिए बनाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ना, टू नेशन थियरी उन्होंने दी थी कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए हमें एक अलग से होमलैंड चाहिए। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है नवाब को छोड़ के, बाकी की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदू है, और आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, तो ठीक है, आपका राइट है, बट एक बहुत ही अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हो गया। अच्छा, पर लोकेशन का है, आप इंडिया के एडजेसेंट हैं, ना कि पाकिस्तान के एडजेसेंट हैं, तो ये एक अजीब सी ट्रिकी सिचुएशन पूरी क्रिएट हो जाती है, एंड मेक्स लिटिल सेंस, ठीक है। और ये जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी उसको भी डिफाई करती है, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वहाँ पे हिंदू, तो हिंदू को थोड़े ना पाकिस्तान उनके लिए थोड़े ना क्रिएट किया, तो उनको इंडिया में रहना चाहिए, तो उनको इंडिया ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान भी उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको डिले करता है, डिले करता है, डिले करता है, और फाइनली, है ना, कुछ हफ्तों बाद 13 सितंबर को, ठीक है, 14 अगस्त को उन्होंने बोला हम ज्वाइन करेंगे, उनके ऑफर पे कोई कंसिडर नहीं करता है। 10 हफ्ते बीत जाते हैं, कई हफ्ते बीत जाते हैं, और 13 सितंबर को फाइनली पाकिस्तान बोलता है ओके, है ना, आप चाहें तो हमसे मिल सकते हैं, उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। पाकिस्तान का या जिन्ना का ये कैलकुलेशन रहता है कि भाई हम जूनागढ़ को एज ए बार्गेनिंग चिप यूज करेंगे जब JNK की निगोशिएशन चलेंगी, जहां पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में और राजा हिंदू है, ठीक है। तो ये सोच के वो एज ए बार्गेनिंग चिप, है ना जी, इसको जूनागढ़ को अपने में मिला लेते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा डेवलपमेंट्स देख के, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुस्सा फूट जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कहीं और होता तो मैं देख लेता, लेकिन ये तो मेरे ही घर में है ना, गुजरात में ही बगावत हो गई है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस चीज से बहुत ज्यादा वो, है ना, एक तरह से इरिटेट हो जाता है, और VP मेनन को फटाक से भेजते हैं आप जाओ नवाब से बात करो, है ना, जूनागढ़ के नवाब से। तो जूनागढ़ का नवाब तो बोलता है मैं किसी से बात नहीं करूंगा, और अल्टीमेटली VP मेनन जैसे तैसे शाहनवाज भुट्टो से बात कर पाते हैं, जो वहाँ के सो कॉल्ड, है ना, दीवान है, और VP मेनन की सारी बातों से अग्री भी कर जाते हैं जो शाहनवाज भुट्टो है, लेकिन फिर भी शाहनवाज भुट्टो चीजों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए एक पैतरा फेंकते हैं कि भाई ठीक है, रेफरेंडम करा लो, है ना, रेफरेंडम करा लो, लोग जो कहेंगे, है ना, वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो कहाँ इंडिया में मिलना है कि पाकिस्तान में मिलना है, इसके लिए रेफरेंडम प्लेबिसाइट होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, और जो प्रजामंडल मूवमेंट है, जो पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, वो बगावत कर देती है, और, है ना, एजिटेटेड हो जाती है, और उसके चलते हुए नवाब अपनी जान बचाने के लिए फाइनली कराची पाकिस्तान भाग जाते हैं, और साथ में अपने पालतू कुत्ते भी ले जाते हैं, ठीक है, कुत्तों का उनको शौक है। और 10 दिन बाद 9 नवंबर को भुट्टो भी फाइनली अग्री कर जाते हैं कि भाई जो सिचुएशन है वो ऐसी है, तो जूनागढ़ को इंडिया में ही मिल जाना चाहिए। और लेटर ऑन, है ना, इंडिया
चाहता है कि थोड़ी सी लेजिटिमेसी रहे, पूरा इशू इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया, तो इंडिया फाइनली रेफरेंडम भी कराता है, प्लेबिसाइड भी कराता है 20 फरवरी 1948 को, जिसमें एज ऑब्वियस ओवरवेलमिंग जो 91% लोग हैं वो इंडिया में मिलने के लिए वोटिंग करते हैं, और फाइनली जो जूनागढ़ है उसका भी विलय हो जाता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये हमने जूनागढ़ का इशू देख लिया, जो कि 15 अगस्त के बाद इंडिया में मिलेगा, इसने बहुत प्रॉब्लम किया। दूसरा जो स्टेट है ना, विच विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड हिज टीम, वो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद के जो निज़ाम है ना, वो बड़े आराम से कंट्रोल में नहीं आएंगे, और जो निज़ाम के हैदराबाद है बहुत वन ऑफ द रिचेस्ट रूलर्स हैं उस टाइम में दुनिया के। हैदराबाद की भी वही कंडीशन है जूनागढ़ की है, वहाँ पे जो 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 राजा हैं, वो जो निज़ाम है वो तो मुस्लिम है जो रूलर है, और जो पॉपुलेशन है मेजोरिटी वो कहीं ना कहीं हिंदू है वहाँ की। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जो सिविल सर्वेंट है, पुलिस में, मिलिट्री में जो मेजोरिटी और रिप्रेजेंटेशन किनका है, मुस्लिम्स का है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को वो बराबर करने के लिए, ठीक है। और जो उस टाइम में जो निज़ाम है 1946-47 में जब ये सब हो रहा है, उस टाइम में निज़ाम जो है वो है मीर उस्मान अली। ठीक है, तो वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है वर्ल्ड के अंदर, और एट द सेम टाइम वो दुनिया के सबसे कंजूस आदमी भी हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि जो मीर उस्मान अली हैं वो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट हैं और वन ऑफ द सबसे ज़्यादा कंजूस व्यक्तियों में से भी हैं। वो जो ड्रेस पहनते हैं वो निज़ाम है, फिर भी वो बिना आयरन किया हुआ है ना, बिना प्रेस किया हुआ कुर्ता, बिना प्रेस की हुई शर्ट है ना, ये सब चीज़ें पहनते हैं। और एक पुरानी सी गाड़ी है ना, 1918 का मॉडल है खटारा, जो कि आवाज़ करती है खड़खड़ खड़खड़, उसमें वो ड्राइव करते हैं। और उनके घर पे कोई आता है तो ना तो उसको कोई हॉस्पिटैलिटी देती है। तो ये तो हो गए हमारे निज़ाम। जैसे जूनागढ़ के नवाब थे है ना, उनको कुत्तों का शौक था, तो इनके भी कुछ है ना कुछ एक्सेंट्रिसिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और जो निज़ाम है जब है ना वो एक लॉयर को हायर करते हैं, निज़ाम देखते हैं कि भाई मुझे अपना केस रखना है, 15 अगस्त जा चुका है और मुझे अपना केस रखना है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी को हायर करते हैं, सर वॉल्टर मॉन्कटन को। ठीक है, वो किंग के बहुत क्लोज होते हैं, वो बहुत ही बड़े लॉयर होते हैं, उनको वो हायर करते हैं कि भाई है ना आप मेरी पैरवी करो इंग्लैंड में जाके सरकार के सामने कि भाई है ना हम लोग अलग रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल बाकी तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हैदराबाद का पाकिस्तान में मिलना या इंडिपेंडेंट रहना एक्सेप्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के सेंटर में है, तो इट विल बी लाइक ए कैंसर इन द बेली ऑफ इंडिया, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको कहते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। तो ये अपना अपना इनका कंपटीशन चलता रहता है। जो निज़ाम है वो जो रजाकार हैं है ना, उनको उनकी जो आर्मी है एक तरह से उनको है ना एनकरेज करते हैं। इधर जो कांग्रेस है वो वहाँ पे जो लोग हैं, जो प्रजामंडल हैं, उनको एनकरेज करती है। ठीक है, तो वो सब उनका आपस में कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है, और डिस्टर्बेंस चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे आगे बढ़ती हैं, और कहीं ना कहीं जो उनके निज़ाम के जो लॉयर हैं सर वॉल्टर मॉन्कटन है ना, वो कंजर्वेटिव्स हैं, उनको कन्विंस भी कर लेते हैं ना, सर विंस्टन चर्चिल जैसे लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि भाई ये तो सही नहीं हो रहा है ना, जबरदस्ती निज़ाम को मिलाया जा रहा है हिंदुस्तान में, उनको इंडिपेंडेंट रहने का पूरा हक है। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ना, ये नेहरू और पटेल है ना, गांधी इनके साथ मिले हुए हैं, दे आर हैंड इन ग्लव विद देम। ठीक है, तो इस तरह के लोग चर्चिल हो गए है ना, आर ए बटलर हो गए, जो कंजर्वेटिव पार्टी वाले, क्योंकि ये अभी जो ट्रांसफर पावर कर रहा है उस पर उस टाइम लेबर पार्टी पावर में है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव पार्टी है, स्पेशल विंस्टन चर्चिल जो कि लाइक ही नहीं करते हैं गांधी को, नेकेड फकीर बुलाते हैं, तो वो निज़ाम के साथ उसको है ना खड़े हो जाते हैं और उसको है ना कहीं बरगलाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो ठीक है, इसमें हम देखेंगे चैप्टर के अंदर, फिर इसमें एक नए दीवान बनते हैं निज़ाम के यहाँ पे, मीर लायक अली, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन भी और पाकिस्तान सिंपैथाइजर भी हैं। ठीक है, तो उनको बनाया जाता है, और इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और है ना सब एक रजाकार जो हैं है ना वो भड़क रहे हैं है ना, लोगों में आपस में झगड़े हो रहे हैं, और एक तरह से जो हिंदू हैं वो छोड़ के है ना जा रहे हैं, और जो मुस्लिम है बाकी के प्रोविंसेस से वो निज़ाम के यहाँ पे आ रही है, देखिए कि भाई यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ठीक रहेंगी मुस्लिमों के लिए। फाइनली 21 जून 1948 को हम बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल हैं वो भी रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, उनका भी पूरा हो गया यहाँ का टेन्योर, तो वो भी टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। लेकिन जब वो जाने लगते हैं रिजाइन करके, तो वो निज़ाम है हैदराबाद के, उसको फिर से एक बार सलाह देते हैं है ना, उनको रिक्वेस्ट करते हैं
कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज कर लो सरदार वल्लभ भाई पटेल से, इंडिया से, और इंडिया में आप विलय कर लो, वही आपके लिए सेंसिबल डील है, क्योंकि आपकी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू है और आप इंडिया के बीच में है ना, जोग्राफिकली ऑल्सो यू आर नियर टू इंडिया। तो पाकिस्तान को तो आप भूल जाओ और इंडिपेंडेंस को आप भूल जाओ। निजाम बिल्कुल नहीं सुनते हैं, एज इज ऑब्वियस। और एक बार जब लॉर्ड माउंटबेटन चले जाते हैं तो पटेल को मौका मिल जाता है और वो इंडियन ट्रूप्स को भेजते हैं कब, हैदराबाद के अंदर 13 सितंबर 1948 को, और हैदराबाद का कंट्रोल ले लेते हैं फोर्सफुली। ठीक है, तो जैसे ही गए लॉर्ड माउंटबेटन, पटेल पर अब कोई नहीं है, हमने हाथ जोड़ लिए, मना लिया, ऑफर दे दिया ना, आप नहीं मान रहे तो फोर्सफुली वो उसको इंडिया में मिला लेते हैं। और बाई चांस ऐसा होता है ना, बाई चांस ऐसा होता है, जैसे ही हम लोग अपनी सेना भेजते हैं हैदराबाद में, उसके 2 दिन पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई होती है। तो पाकिस्तान में एक मैसेज जाता है कि देखिए हमारे जो फाउंडिंग फादर है ना, हमारे जो कायदे आजम है मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी डेथ हुई नहीं, और ये जो इंडियंस इन्होंने 2 दिन बाद ही हैदराबाद पे अटैक करके उसको अपने में मिला लिया है। तो ये एक तरह से है ना, बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हैदराबाद के निजाम की हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता है। बातें सब करते हैं लेकिन हेल्प करने कोई नहीं आता है। तो एज ए रिजल्ट है ना, पाकिस्तान क्लेम दैट इंडिया अटैक्ड देम जस्ट व्हेन देयर फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना डाइड। ठीक है, और फिर चूंकि अब चीजें हो गई हैं तो फाइनली वो निजाम को खुश करने के लिए कहते हैं भाई आपको राज प्रमुख बना देते हैं, गवर्नर बना देते हैं, जो नया जो हमारे यहाँ पे जो स्टेट बन रहा है हैदराबाद, उसमें आपको निजाम की आपको गवर्नर राज प्रमुख की है ना आपको दे देते हैं, प्रीव्यू पर्स दे देते हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है, आप आराम से राज करो। तो ये चैप्टर पटाक शेप हो गया आपका फाइनली हैदराबाद का। तो जो लास्ट जो सेक्शन है ना, जो रिकैप है एक तरह से, सेक्शन 8 है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर जो हमारा है एप्पल्स इन द बास्केट। तो उसमें एक बात हो रही है कि भाई है ना, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि जो हिंदुस्तान का जो डिसइंटीग्रेशन पार्टीशन हुआ है इंडिया पाकिस्तान के फॉर्म में, वो सिर्फ 2 ही स्टेट नहीं बनेंगे बल्कि मल्टीपल स्टेट्स बनेंगे। ठीक है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ब्रेकिंग जो है पार्टीशन है, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक नहीं रुकेगा, बल्कि हिंदुस्तान के भी बहुत सारे टुकड़े होंगे, साउथ वाले अलग चले जाएंगे, मद्रास वाले है ना, इंडिया के अंदर में भी बहुत सारे है ना डिफरेंसेस हैं। तो इन अगस्त 1947 बहुत सारे एक्सपर्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि इंडिया का ब्रेकिंग होता रहेगा, इवन पाकिस्तान का भी ब्रेकिंग अप होगा ना, पाकिस्तान भी यहाँ नहीं रुकेगा, बाल्कनाइजेशन होगा इंडियन पेनिनसुला का। पाकिस्तान में जो पठान है ना, जो नॉर्थ वेस्टर्न, अभी भी देख रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में बहुत ज्यादा है ना वॉलेटाइल है वहाँ पे, इधर बलूचिस्तान अलग है, तो वो कहते हैं कि पठान वाले पठानिस्तान बना लेंगे, पठान जो है अपना अलग, इधर इंडिया में भी 3-4 अलग अलग कंट्री बन जाएंगे, और जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वो मिलकर अपना फेडरेशन बना लेंगे, मद्रास वाले अलग हो जाएंगे है ना, तमिलनाडु वाले हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो 16th सेंचुरी में है ना 1500 में जो एक मैप देखने को मिलता था इंडिया का, कहीं ना कहीं इंडिया वाले वहीं पहुंच जाएंगे फिर से। लेकिन हम जब 2025 में खड़े, हमें मालूम है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड जो बाकी के पीपल हैं, स्पेशली वीपी मेनन जैसे लोगों के एफर्ट के कारण। ठीक है, सो जो इंडियन है ना, वो इंटीग्रेट होते हैं, और 5 साल के बाद तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि कभी हिंदुस्तान में 500 प्लस प्रिंसली स्टेट रहे होंगे ना, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि इंडिया ऐसा ही है और हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। इसके कैसे इमेजिन करें कि इसमें 500 अलग अलग 565 प्रिंसली स्टेट थे ना, ऐसा इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और एक जब 1950 में जो सरकार जब अपनी आधिकारिक एक बुकलेट छापती है, तो उसमें वो ये कहती है कि भाई जो ब्रिटिशर्स जो 200 साल में अचीव नहीं कर पाए ना, इंडिया का इंटीग्रेशन नहीं कर पाए, वो कहीं ना कहीं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने है ना मात्र एक तरह से अपना 2 साल के अंदर वो चीज करके दिखा दी, और है ना लोगों से रिक्वेस्ट करके, प्रिंसली स्टेट से रिक्वेस्ट करके उन्होंने वो चीज कर दिखा दी जो अंग्रेज नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में फिर फाइनली जो मेंशन है वो है एक बार फिर से वीपी मेनन का ना, जो कि ऑल इंडिया इंडियन सिविल सर्विसेज से ना होके क्लर्क के लेवल से राइज करते हैं और हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं, और इंडिया के इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए राइट हैंड मैन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसी की बात हो रही है कि वीपी मेनन लगातार है ना बिना थके काम करते हैं, और हजारों है ना नॉट हजारों बट है ना कई 100 ट्रिप करते हैं, प्रिंसली स्टेट्स के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मनाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और फाइनली इंडिया को जो आज का इंडिया है उसमें उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हम एक बार फिर से जाते हैं चैप्टर के स्टार्ट में, एप्पल्स इन द बास्केट। तो कहीं ना कहीं जो बाल्कनाइजेशन की बात हो रही थी इंडिया की, जो पॉसिबिलिटी की बात हो रही थी, वो ना होके जो इंडिया है वो फाइनली एक यूनाइटेड इंडिया बनता है ना, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी बनती है,
और उसमें जो इम्पोर्टेंट जो स्टोरी रही है वो हमने इस चैप्टर में जानने की कोशिश करी है, जिसमें एक जो स्पेशल नाम है वीपी मेनन का, उस पर आपको याद रखना है, उसके बारे में थोड़ा सा और आप लोग अपने लेवल पे जानें, ठीक है। सो विद दिस वी विल कंक्लूड टुडेज वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।